Okay, so I think we can start here. As we know, MyTech is a non-profit organization in partnership with Canadian Academio, which provides research facility in Canada. We have our senior, Mr. Prakhar Parashar from the Mechanical Department of IERT. He will guide us and he will share his journey and how he reached University of Northern British Columbia. So, Okay, thank you for the introduction, Aditi. I'm audible. I'm audible clear, yeah, right? yes, sir. Okay. So as she's already introduced, okay, तो मेरा नाम प्रखर पराशर है और आई एम फ्रॉम मैकेनिकल फोर्थ ईयर, आप ही का सीनियर हूँ. एंड तुम लोग अब सब इतने लोग ज्वाइन हुए हो तो आई गेस यू आर इंटरेस्टेड इन द इंटर्नशिप. ओके, सो तुम लोग की क्वायरीज क्लियर करने से पहले मैं बस बता दूं इतना, एक ब्रीफ दे देता हूँ. दिस इज अ रिसर्च इंटर्नशिप. ओके, ये एक नॉर्मल इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप की तरह नहीं है जो बाकी लोग करते हैं. अगर पर हाँ, तुम अलग अलग ब्रांचेस के हो गए, सीएस के हो गए या फिर इंडस्ट्रियल के हो गए या मैकेनिकल के हो गए, तो इन सभी ब्रांचों में अलग अलग यूनिवर्सिटीज में हर जगह, ना सिर्फ कनाडा में नहीं, इवन इंडिया में भी हर जगह यूनिवर्सिटीज में लैब्स में रिसर्चेस वगैरह होती रहती हैं. तो उसके अंडरग्रेड के स्टूडेंट्स भी वहाँ पे इंटर्नशिप करने जाते हैं. सिर्फ कनाडा नहीं है, और भी कंट्रीज हैं. जैसे मैंने एक जगह और अप्लाई किया था रशिया में, तो रशिया में मेरे को ऑफर लेटर आया था रशिया से, बट रशिया का मैंने एक्सेप्ट नहीं करा था. तो ऐसा हर जगह होता है. तो बस आई गेस माइटेक्स अगर केवल स्पेसिफिकली बताऊं तो 3 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है एंड फंडिंग वगैरह आपको मिलता है एयर फेयर और मूव इन करने का, जहाँ पे आप अकोमोडेट हो गए, लॉजिंग का, फूडिंग का सब आपको प्रोवाइड होता है. एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेरे ख्याल से अगर जो लोग अप्लाई कर रहे हैं या फिर स्टार्ट कर दिया एप्लीकेशन, अब इतना टाइम है नहीं, अब शायद सबने स्टार्ट कर ही दिया होगा जो इंटरेस्टेड होंगे, तो एलिजिबिलिटी सबको पता ही हो गया गैस की 3 इयर्स बैचलर. अगर आप थर्ड ईयर के हो तो ही अप्लाई कर सकते हो. एंड शायद एलओआर चाहिए होता है और ट्रांसक्रिप्ट वगैरह लगानी होती है. एंड और क्या होता है, हाँ यही होता है, और एसओपी वगैरह लिखना होता है इन दी एप्लीकेशन ओनली. तो यही सीक्वेंस है, हाँ यही सीरीज है. अगर कोई स्पेसिफिक अब जो क्वेरीज हैं वो अदिति शायद मेरे को बताएगी एंड आई कैन आंसर इट स्पेसिफिकली. Yeah, sure, sir. Thank you, sir. First query is, as you said, LOR write करना होता है. So there are two ways. One, we can email the professor, request the professor, we want a LOR. Or second is we can upload the LOR, right? Which one is Yeah. better? And I heard you got the LOR from Rajneesh, sir. So Yeah. what kind of help and he did, and how you convinced him to write a LOR for you? थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं अधिकतर. तुम लोग तो रजनीश सर को जानते ही होंगे. ही ऑलरेडी हैज रिजाइंड नाउ, बट आईआरटी में नहीं है अब, तो शायद कहीं और ही है वो. तो उनको मैं जानता था. उनको उनके साथ जब वो पढ़ाते थे तो पर्सनली भी उनको थोड़ा सा बात करता था. उसके बाद वो जब छोड़ भी दिए, तो उसके बाद आई कॉन्टेक्टेड हिम फॉर द एलओआर. तो उनके थ्रू बस एलओआर मेरे को ये मिला था कि क्योंकि एज सच देखो प्रॉपर सीक्वेंस ये होता है कि एलओआर में ये लिखा होना चाहिए, जैसे आप प्रोफेसर के अंदर आप एलओआर ले रहे हो जिससे भी, तो उसमें ये रिटर्न होना चाहिए कि हाँ इस स्टूडेंट ने मेरे अंडर ये रिसर्च करी है और ऐसा ऐसा काम करा है और इसका प्रोफाइल अच्छा है, ही इज हार्ड वर्किंग एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और उसके नीचे एक सा वैलिडेशन देता है प्रोफेसर कि हाँ ये स्टूडेंट लेजिट है और ही कैन वर्क वेरी गुड. बट रजनीश सर के अंदर ऐसा मैंने कोई रिसर्च नहीं करी थी, तो उनसे एक बेसिक सा एलओआर मैंने मांगा था कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं. उन्होंने बेसिक कि मैंने ये सब्जेक्ट्स पढ़े थे उनके अंडर, जो उन्होंने टॉपिक्स पढ़ाए थे उसी को थोड़ा ब्रीफ करके कि और मेरे अंदर थोड़ा पोटेंशियल है वगैरह वगैरह, उन्होंने ऐसा लिख के दिया था. और वही उन्होंने ऐसा एक जनरल सा एलओआर बना के वही अपलोड करा था. और दूसरा एक मेरा जो एलओआर था, वो मेरा एक और एलओआर था, वो मैंने आईआईटी इंदौर के प्रोफेसर से भी लिया था. मेरी एक इंटर्नशिप थी आईआईटी इंदौर, प्रोफेसर उनका नाम था डॉक्टर आनंद परे करके. तो एक उनसे भी मैंने कांटेक्ट करा था क्योंकि उनके साथ मैंने 1 महीना रिसर्च लिटरेचर रिव्यू वगैरह करा था, तो वो भी जानते थे. बट सीक्वेंस यही होता है कि कुछ स्टूडेंट्स मेरे को पूछ भी रहे थे, लिंक्डइन पे मैसेजेस आए थे कि एलओआर का सर खुद से बनाना होता है या कोई कह रहा होता है कि कैसे करना होता है. तो एलओआर ऑफिशियली प्रॉपरली तो प्रोफेसर ही बनाता है, स्टूडेंट एलओआर नहीं बनाता है. ऑब्वियसली स्टूडेंट कैसे बना देगा, तुम खुद सोचो. प्रोफेसर बताता है कि स्टूडेंट ऐसा ऐसा. इवन कई केसों में अगर तुम
फॉल्स एलओआर बना के भेज दोगे कुछ भी करके, लाइक एक तो एलओआर के नीचे प्रोफेसर का कांटेक्ट और मेल देना होता है जिस प्रोफेसर ने बनाया, फॉर एग्जांपल जो भी प्रोफेसर है उसका ईमेल आईडी फोन नंबर वगैरह एलओआर में मेंशन होता है। एंड इन सम स्पेसिफिक केसेस माइटेक्स वाले या जो भी कंपनी होती है जो चेकआउट करती है सारे एप्लीकेशंस को इवेल्युएट करती है, वो उन प्रोफेसर्स को कांटेक्ट भी कर सकती है इन सम स्पेसिफिक केसेस कि लाइक उनको अगर कुछ लगेगा तो वो कांटेक्ट कर लेंगे कि अगर अच्छा ये आपका स्टूडेंट है और ऐसा ऐसा है, तो वो प्रोफेसर से भी दोबारा कंफर्म कर सकते हैं। तो फॉल्स एलओआर बनाने का तो कोई मत करना, तो ये अच्छी बात है, तो वरना फंस जाओगे। और प्रोफेसर और आपको स्टूडेंट के बीच जो रिलेशनशिप है वो बस वो देखना चाहते हैं। और हाँ, मेरे तो 2 ऐसे थे एलओआर बाकी। और हाँ, तुमने पूछा कि जैसे ऑनलाइन या फिर वैसे, मतलब अगर तुमको एलओआर मिल सकता है प्रोफेसर के थ्रू, प्रोफेसर तुमको सेंड करने के लिए रेडी है कि तुमको वो दे सकता है एज अ पीडीएफ फाइल के फॉर्म में, तो खुद से अपलोड कर दो। वरना लाइक प्रोफेसर का नाम डाल दो, ईमेल डाल दो, प्रोफेसर पे लिंक जाएगा मेल पे और ही कैन अपलोड ऑन योर बिहाफ। और काफी जगह लाइक मोस्ट ऑफ देम, ये माइटेक्स का एक ऐसा केस है लाइक 90% जगहों पे प्रोफेसर ही एलओआर अपलोड करता है। लाइक मैंने और जगह भी अप्लाई करा है, तो प्रोफेसर को ही अपलोड करना पड़ता है। आपको प्रोफेसर को बताना पड़ेगा या फिर उनका मतलब पूछ के आपको कांटेक्ट डालना पड़ेगा, उनको मेल जाएगा और उनपे मतलब मेल जाएगा तो वो ही अपलोड करेंगे। रेयर केस में होता है कुछ एप्लीकेशंस में जहां आप अपलोड कर सकते हो एलओआर, वरना एलओआर इज अ काइंड ऑफ कॉन्फिडेंशियल थिंग, वो स्टूडेंट्स नहीं देख सकते हैं। लाइक वो जस्ट प्रोफेसर के पास ही होता है, स्टूडेंट्स कांट सी द एलओआर। Yeah, that's it. Okay, sir. So next question is one comprehensive type question are there. I think three questions are there. One is based on skills, second is notable achievement, and third is your research background. So we have to write the answers in 100 words. So it's little bit tricky. So you have any tips for that? देखो, टिप तो यही है कि स्किल्स, नोटेबल अचीवमेंट्स एंड रिसर्च एक्सपीरियंस, राइट। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं मैकेनिकल का, तो मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। तो मेरे केस में मैंने स्किल्स में मेरे को एक्चुअली अलग अलग मशीन टूल्स पे मैंने काम किया, लाइक लेथ मशीन हो गई या मिलिंग मशीन हो गई, ये सब स्किल्स हैं। या फिर कोई पर्टिकुलर एक मेरे को व्हील नट रनर की मशीन आती है, वो मैंने ऑपरेट करी, तो वो स्किल्स मेरे को आती है। या आपको ऑटो कैड आता है, ये एक स्किल्स हो गई जो आप इक्विपमेंट यूज कर सकते हो या कोई सॉफ्टवेयर जानते हो, ऑपरेशन आपके अंदर स्किल्स हैं। ऑटो कैड, मैटलैब हो गया, एनसिस हो गया। या सीएस के केस में कहूँ तो आपको जावा की स्किल्स है, कंप्यूटर स्किल्स की, लाइक पाइथन प्रोग्रामिंग स्किल्स आपकी अच्छी है, उसको आप मेंशन कर सकते हो विद लाइक प्रोफिशिएंसी लेवल। कि जैसे अगर तुम पाइथन में लाइक तुम्हारा वेरी गुड हैंड है, तो लाइक पाइथन में यू कैन राइट कि आई हैव अ प्रोफिशिएंट, लाइक आई हैव अ एक्सपर्ट प्रोफिशिएंसी इन पाइथन, ऐसे करके। तो स्किल्स में तुम लोग अपनी स्किल्स जो तुम्हें वाकई मतलब हो वो ही लिखना, और क्योंकि वो काफी इन्फ्लुएंस करता है एप्लीकेशंस, क्योंकि प्रोफेसर के पास जाती हैं, तो वो स्किल अगर तुमने जो लिखी है और वो मैच कर जाती है, तो प्रोफेसर लाइक ही कैन कॉल यू, मतलब इन फर्दर स्टेजेस। लाइक ये फर्दर स्टेजेस में होता है, अभी तो पहला स्टेज है तुम्हारा। तो और नोटेबल अचीवमेंट्स में इफ यू गेट एनी अवार्ड और समथिंग, लाइक तुम्हें कोई पर्टिकुलर स्पेशल स्कॉलरशिप मिली हो, या तुम्हारी कोई रैंकिंग आई हो, या तुमने कोई अच्छी जगह बहुत एक्सपीरियंस किया हो, लाइक कोई तुमने बहुत रेपुटेबल कंपनी में पहले इंटर्नशिप करी हो, या तुम्हें कोई पर्टिकुलर अवार्ड मिला हो, या तुम्हारी क्लास में कोई पर्टिकुलर रैंक आई हो, ये भी लिख सकते हो कि। और उसको 100 वर्ड्स में तुमको किसी तरह मैनेज करना पड़ेगा। लाइक अगर तुम्हारी क्लास में पर्टिकुलर रैंक आई है, तो उसे शॉर्ट में करके लिखना कि आई गॉट दिस फर्स्ट पोजीशन, और लाइक कोशिश करना एडवर्ब्स वगैरह, एडजेक्टिव्स वगैरह एकदम मिनिमाइज कर दो, और लाइक मेन कंटेंट होना चाहिए। मैं जानता हूँ थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट इसका काम ना मतलब एक्चुअली काफी पहले से शुरू करना पड़ता है। अभी भी करोगे तो हो जाएगा, अभी टाइम है, लाइक 22 सितंबर तक शायद डेडलाइन है। तो हर दिन थोड़ा थोड़ा काटो, मतलब मिनिमाइज करोगे, धीरे धीरे करके एक एंड पे आ जाएगा कि तुम्हारा 100 वर्ड्स के अंदर आ जाएगा, जो ऑप्टिमम होता है ना एकदम। तो ऑप्टिमम चीज तुमको बनानी है। जैसे हाँ, नोटेबल अचीवमेंट्स में फॉर एग्जांपल तुम्हारी कोई पर्टिकुलर रैंक आई है कि मेरी क्लास में इस सेमेस्टर में ये रैंक आई थी, तो तुम वो डाल सकते हो कि आई गॉट लाइक फर्स्ट पोजीशन इन लाइक वन सेमेस्टर, लाइक, और डाल सकते हो कि अमंग कितने स्टूडेंट्स, लाइक तुम्हारी क्लास में अगर 75 स्टूडेंट्स हैं तो अमंग 75 स्टूडेंट्स, ऐसे करके। यही है नोटेबल अचीवमेंट्स से तुम्हारे जो अवार्ड्स वगैरह हैं, ठीक है। अगर कुछ स्पेशल अचीवमेंट्स होती ना, वो हैं। और फिर आ गया रिसर्च एक्सपीरियंस। रिसर्च एक्सपीरियंस टिपिकल चीज है, क्योंकि देखो तुम एक रियलिटी तो एक्सेप्ट करके चलो कि टीयर 3 का कॉलेज है तुम्हारा, आईआरटी, ओके। तो बहुत ही शायद रेयर चांस होगा कि किसी के पास रिसर्च एक्सपीरियंस है,
मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं? वॉइस लैग सर। अदिति में इज माय वॉइस क्लियर? फाइन, हाँ इट्स फाइन सर। ओके ओके ओके। हाँ हाँ, तो अबाउट रिसर्च एक्सपीरियंस मैं बता रहा था कि रिसर्च एक्सपीरियंस शायद ही मेरे ख्याल से किसी के पास होगा। तो इस केस में यू एक्चुअली कांट डू नथिंग, लाइक तुम रिसर्च के मामले में कुछ नहीं इसमें लिख सकते क्योंकि तुम्हारे पास नहीं होगा। और देखो इस चीज में तुम लोग को थोड़ा डिफिकल्टी भी आएगी, काफी स्टूडेंट्स रिजेक्ट हो जाएंगे इसी फेज में क्योंकि उनके पास नहीं होगा। और मैं तुमको एक रियलिटी बताता हूँ, मैं स्टूडेंट से मिला हूँ जो मेरे साथ काम करते हैं, लाइक इंटर्न्स और भी हैं, या जो और कंट्री और सॉरी और प्रोविंसेस में गए हैं, सिटीज में गए हैं। वो काफी स्टूडेंट्स आईआईटी मद्रास या आईआईटी धनबाद, एनआईटी से, और इनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। ये स्टूडेंट्स जो आईआईटीज के हैं ये ऑलरेडी फर्स्ट सेकेंड ईयर से ही रिसर्च इंटर्नशिप्स कर रहे थे, जिनको लाइक करनी थी तो वो कर रहे थे। तो इस केस में तुम पे जो भी एक्सपीरियंस है, लाइक तुमने कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाया है तो उसको किसी तरह शब्दों में लिख के उसको डालो। अगर कोई प्रोजेक्ट नहीं है और फिर भी अप्लाई करना चाहते हो, लाइक ठीक है, तो चांसेस तुम्हारे कम रहेंगे, बट ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई कि अब अप्लाई तो करना है। तो जो भी कोई पर्टिकुलर तुमने कोर्सेज करे हैं, अगर फॉर एग्जांपल कुछ कोर्स तो करे होंगे या फिर कुछ कोर्स अगर पहले से किए, वैसे तो अब ये लास्ट टाइम है, अगर पहले अगर मैं बताता तो यही बोलता कि लाइक 1-2 मंथ्स। मैंने तो ये किया था कि 2-3 महीने पहले से आई स्टार्टेड डूइंग कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज लाइक एनपीटीएल हो गया, कोर्सेरा हो गया, इस पे जितने भी कोर्सेज कर सकते हो करो। और जो टिपिकल टॉपिक्स होते हैं पर्टिकुलर फील्ड पे, एक तो ना ये खास बात ध्यान रखो, ये तो मेरे को स्टार्टिंग बतानी चाहिए थी। कोई भी ब्रांच है तुम्हारी, मैकेनिकल या कंप्यूटर, एक पर्टिकुलर फील्ड को अगर रिसर्च में तुमको वाकई जाना है तो एक पर्टिकुलर फील्ड को पकड़ लो। मैकेनिकल बहुत वाइड मेजर है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस एक बहुत वाइड चीज है, तुमको एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन पकड़नी पड़ेगी। लाइक तुम अगर कंप्यूटर साइंस में तुमको मशीन लर्निंग या एआई में काम करना है तो एक पर्टिकुलर पकड़ लो फील्ड की, हाँ मेरे को एआई और डीप लर्निंग में काम करना है, इसी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा। या तुम्हें डीएसए करना है तो तो डीएसए के एक पकड़ लो कि हाँ मेरे को ये करना है। और एक फील्ड पकड़ के, जैसे मैं अपना केस बताऊं एग्जांपल, तो मेरे मैकेनिकल के केस में मैंने एक वाइब्रेशंस इंजीनियरिंग की पर्टिकुलर फील्ड पकड़ी। मैकेनिकल बहुत वाइड चीज है, मैकेनिकल में बहुत चीजें आ जाती हैं, स्ट्रक्चरल, वुड, मैकेनिकल डिजाइन और ऑटोमोटिव सब आ जाता है। तो मैंने वाइब्रेशंस इंजीनियरिंग पकड़ी और उसके पर्टिकुलर कोर्सेज वगैरह किए और एक इंटर्नशिप करी, वो आईआईटी इंदौर वाली। तो एक पर्टिकुलर फील्ड को पकड़ो और उस पे जितना भी तुम एक्सपर्टीज पा सकते हो पाओ, ठीक है। अब तो खैर टाइम नहीं, बट अभी से भी अगर तुम चाहो तो कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि अभी टाइम नहीं निकला। अंडरग्रेड में जितना भी तुम कर सकते हो इस चीज का फायदा उठाओ और लाइक एक पर्टिकुलर फील्ड पकड़ो, ठीक है। अब एक बात क्लियर हो गई, तो उस फील्ड में अब तुम स्टार्ट ही कर रहे हो तो कोर्सेज वगैरह स्टार्ट करो पहले, लाइक बेसिक कोर्सेज, क्योंकि तुमको बेसिक अभी नॉलेज होगी नहीं कुछ। और हाँ, अगर कंप्यूटर साइंस छोड़ के अगर मैं कहूँ बाकी फील्ड में, लाइक बाकी ब्रांचेस में, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या इंडस्ट्रियल, अगर तुम कोर पर्टिकुलर ब्रांच में रह के उसकी रिसर्च कर रहे हो, लाइक रिसर्च फील्ड में घुसना है वाकई, तो ये ध्यान रखो कि तुम्हारी मैथमेटिक्स और फिजिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वगैरह बेकार है तो मतलब या तो अच्छा करो या फिर उसको थोड़ा गिव अप कर दो, क्योंकि बाद में आगे तुमको दिक्कत आएगी। अगर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में तुम्हारा हार्ट ढीला है या तुमको पसंद ही नहीं है तो या तो अपनी रिसर्च से तुम हट जाओ, इंडस्ट्रियल लेवल पे जाओ, जाके जो इंडस्ट्रियल में लाइक एप्लीकेशन बेस्ड काम होता है, तुमको इंडस्ट्री में रहना पड़ता है। पर अगर रिसर्च में जा रहे हो तो इवन कंप्यूटर साइंस वाले भी, कंप्यूटर साइंस में भी काफी कुछ मैथमेटिक्स लाइक कंप्यूटेशनल मॉडलिंग वगैरह होती है, उसमें भी मैथमेटिक्स का काफी अच्छा खासा यूज होता है। तो मैथमेटिक्स को ध्यान में रख के करो कि मैथमेटिक्स तो लगेगी, ठीक है, तो उसको तो अपना एक लेफ्ट हैंड बना के चलो। हाँ यही है यार, इसमें तुम कोर्सेज करो और एक रिसर्च एक्सपीरियंस में देखो कुछ तो लिखोगे ही 100 वर्ड्स में। अगर और कोई इंस्टीट्यूट होता है, आईआईटीज वगैरह है, तो उसमें स्टूडेंट्स के पास एक्सपीरियंस है, इवन तुम लोग भी अप्लाई करोगे तो तुम्हारी एप्लीकेशन एक साथ जाती हैं, तुम्हारी क्या इंडिया की, क्या इंडिया और अदर कंट्रीज लाइक हांगकांग। यहाँ पे भी मैं जब इंटर्नशिप कर रहा था तो मेरे साथ जो इंटर्न्स आए थे अलग अलग उसके थे, तो एक बंदा कोलंबिया का था, एक लड़की थी मेक्सिको की, एक हांगकांग का था, एक ताइवान का था, कोई एक चाइना का था। तो लाइक अलग अलग ब्रांचेस के हैं, साउथ इंडिया के काफी आते हैं, साउथ इंडिया में काफी स्टूडेंट्स हैं जो रिसर्च ओरिएंटेड काम कर रहे हैं। मुंबई में स्टूडेंट्स हैं, आईसीटी मुंबई करके कॉलेज है, उसका एक स्टूडेंट है, वो तो बताता है उसके कॉलेज में पूरा काम ही लाइक इंस्टीट्यूशन जो है रिसर्च ओरिएंटेड है, तो वहाँ पे पूरा पढ़ाई रिसर्च ओरिएंटेड होती है सब चीज। और तो स्टूडेंट्स ने बहुत बहुत कर रखा है।
तो थोड़ा ध्यान रख के चलना कि तुम्हारा ऑलरेडी जो क्या बोलूँ कॉम्पिटिशन है वो इतने स्टूडेंट्स के साथ है। इंडिया में ऑलरेडी बहुत स्टूडेंट्स हैं, फिर फॉरेन में स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से। तो ध्यान रखना इस चीज का। और रिसर्च एक्सपीरियंस में तुम लिखोगे ही तो कोर्सेज वगैरह को थोड़ा एलेबोरेट करना, थोड़े रिसर्च पेपर पढ़ सको तो रिसर्च पेपर को थोड़ा सा कंज्यूम करो, थोड़ा सा रिसर्च पेपर पढ़ो, एक ब्रीफ जानो कि हाँ क्या है। एक पर्टिकुलर टॉपिक उठा रहे हो तो उसके एक पर्टिकुलर रिसर्च पेपर उठा लो। जैसे मैंने वाइब्रेशंस करी तो वाइब्रेशंस अकॉर्डिंग लाइक मैंने उसमें मॉडल एनालिसिस का एक पर्टिकुलर पेपर उठाया और उसके टॉपिक को पूरा समझा कि क्या चल रहा है इसमें, एप्लीकेशन बेस्ड क्या क्या होता है उसमें, क्या कैसे हो सकता है। तो उस चीज को समझो और उस चीज को थोड़ा समराइज करके लिखो कि सर मैंने मतलब कि ऐसे ऐसे समझा और ये कंक्लूड करा, अगर तुम पे रिसर्च एक्सपीरियंस क्योंकि नहीं है। और बस मैं यही कह सकता हूँ, क्योंकि अगर रिसर्च एक्सपीरियंस किसी पे हो तो बहुत अच्छी बात है, वो तो उसको फिर उसमें पूरा डिटेल में जितना है लिख सकता है। और हाँ लाइक तुम जिस प्रोजेक्ट में अप्लाई करो, जब अप्लाई कर रहे होगे लाइक फॉर 7 प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो 7 प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करते समय पर्टिकुलर फील्ड पे ही प्रोजेक्ट सेलेक्ट करोगे ना, जैसे मैंने बोला एक पर्टिकुलर फील्ड सेलेक्ट कर लो, उसी के अराउंड प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना। तो रिसर्च एक्सपीरियंस में थोड़ा ये भी लिख सकते हो कुछ लाइक एक लाइन में कि इस एक्सपीरियंस से आई कैन हेल्प इन लाइक दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, लाइक कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट होगा उसका नाम थोड़ा सा डाल सकते हो कि इस फील्ड में मैं अप्लाई करके इससे बेनिफिट मिलेगा लाइक ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जो स्टूडेंट आए वो काम करे और उनको प्रॉफिट हो उस चीज से, लाइक उनकी रिसर्च कहीं आगे बढ़े। वो ऐसे ही किसी को मतलब नहीं बुला लेंगे। तो तुमको भी थोड़ा दिखाना पड़ेगा कि हाँ लाइक मेरी मेहनत और मेरी स्टडीज दे कैन हेल्प the organization. Yeah, that's it. Okay. Sir, how long was your CV and did you use the template which was given on the MyTech website? And what did you did? Did you use any latex overlay? No. मैंने अपना resume, I would recommend you to make your resume in MS Word. Like, if you want to like either go for MS Word, make a simple resume, okay? क्योंकि research based resume is like simple, like very simple, nothing complex, okay? So you can make on MS Word or either you can go for like the MyText template. तो what I did is like मैंने तो MS Word पे अपना resume बनाया था सिंपल सा, और मेरा resume 2 pages का हो गया था क्योंकि I had some things like I have a diploma as well. I have a like undergrad का have some CGPA तो वो notify करा था. I have already like done one internship from like an industrial internship from particular plywood factory, और एक मेरा वॉल्वो आइशर में एक जॉब था 1 year का, वो था, उसको थोड़ा सा नोटिफाई किया था। कुछ कोर्सेज से कुछ स्किल्स थी, तो मेरा रेज्यूमे 2 pages का चला गया था। बट इट्स फाइन कि अगर तुम लोग का रेज्यूमे 1 page का भी है, क्योंकि अगर तुम लोगों ने भी ज्यादा कुछ नहीं किया तो इट्स फाइन, तुम उसको मेंशन कर सकते हो। और हाँ, रेज्यूमे में रिमेंबर, अगर तुम्हारा हाई स्कूल और 12th का रिजल्ट अच्छा नहीं है, 10th और 12th का, तो उसको मत डालो उसमें, ठीक है ना? फालतू में नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, वो उसकी जरूरत नहीं है। अगर बहुत अच्छा है लाइक यू aced it, like 12th में तुम्हारे 98% थे एंड 10th में तुम्हारा अच्छा था, तो यू कैन मेंशन इट, अदरवाइज इट्स नॉट रिक्वायर्ड। तुम्हारा अगर खराब है लाइक आई गेस बिलो 90 है तो डोंट उसमें डालना नहीं फिर। बाकी और हाँ, रेज्यूमे सिंपल रखना ज़्यादा, क्योंकि इंडस्ट्रीज में जो रेज्यूमे भेजते हैं उसका थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट रहता है, तो बहुत ज़्यादा इधर उधर कलर कोडिंग और ये सब लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि रिसर्च बेस्ड रेज्यूमे है, उनको सिंपल रीडिंग चाहिए। और क्योंकि इतने लार्ज मास में एप्लीकेशंस होते हैं, तो मेरे ख्याल से वो जो इवेल्युएटर्स होते हैं माईटेक्स के, आई गेस वो रिज्यूमे खोलते भी नहीं है। उनका एक एआई का एल्गोरिदम होता है, वो बस कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं वो उस रिज्यूमे में से निकाल लेते हैं और फिर प्रोफाइल को छाट लेते हैं। तो इतना रिज्यूमे पे कोई कलर कोडिंग और ये सब लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल MS वर्ड पे बना सकते हो, या फिर उनका मैटेक्स का टेम्पलेट है वो यूज करो तो इट्स बेस्ट, लाइक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने खुद ही टेम्पलेट दिया है। और हाँ, मेरा 2 पेज का था, तुम लोग का 1 पेज का भी हो सकता है, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एंड या दैट्स इट आई गेस। Okay, sir, what did you keep in mind while you were going over the list of thousands of projects that were available on the students' website? Okay, so 7 प्रोजेक्ट्स तुमको सेलेक्ट करने होते हैं, तो आई वुड से ये इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। लाइक इस टास्क में मेरे को आई गेस 5 days लग गए थे, 5 to 6 days आई गेस।
लाइक डेली काम करता था मैं, 3-4 घंटे निकालता था इस चीज के लिए, फिर भी मेरे को 5-6 डेज लग गए थे इस चीज को कि मेरे को पर्टिकुलर कितने प्रोजेक्ट्स चाहिए। तो आई वुड गिव यू लाइक अ प्रो टिप, ठीक है? ये बात किसी को नहीं पता है, क्योंकि देखो मैं इसलिए प्रो टिप तुमको दे रहा हूँ क्योंकि तुम लोग आईआरटी के स्टूडेंट्स हो और तुम लोग कोई आईआईटी के तो हो नहीं, तो तुम लोग को थोड़ा सा होशियारी से चल के प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने हैं ताकि तुम लोग के चांसेस जो हैं वो लाइक हाईएस्ट पे रहें। तो एक ध्यान रखना चीज का कि पहले तो अपने प्रोजेक्ट्स निकाल लो जो तुम्हारी फील्ड से रिलेटेड है, जो तुम्हारी इंटरेस्ट ऑफ फील्ड है, ठीक है ना? जैसे मैंने बताया एक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए तुम्हारा, तो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स देख लो तुम, ठीक है ना? उसमें शायद फिल्टर लगाने होते हैं, लाइक ये पर्टिकुलर फिल्टर लगा दोगे तो तुम्हारे उस फील्ड के प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। और इसमें टाइम लगेगा, जैसे कि you said कि thousands of projects हैं, तो हाँ it will take time, you need to give some days to that, तो it will take time, you have to read all the projects, उसके सबके डिस्क्रिप्शन देखो और स्किल्स देखो, सब पढ़ना पड़ेगा तुमको, लैपटॉप लेके बैठो या फोन लेके बैठो, वो सब रीड करना पड़ेगा। एंड उसके बाद आई गेस तुमको सारे प्रोजेक्ट्स पढ़ने के बाद फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में तुम एक निकाल सकते हो कि हाँ फील्ड ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया, उसके बाद तुम पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स तुमने उसके हिसाब से फिल्टर कर लिए, तो एक तो ये लिस्ट हो गई। ये करने के बाद तुम लोग क्या करो, वो चीज देखो जैसे यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं, क्योंकि कनाडा में यूनिवर्सिटीज की पर्टिकुलर रैंकिंग होती है, जो हायर यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग है, लाइक जो बहुत यूबीसी हो गया, यूबीसी वैंकूवर हो गया, टोरंटो हो गया, वाटरलू हो गया, इन यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग बहुत ज्यादा हाई है। तो इन यूनिवर्सिटीज को देखो, अच्छा मतलब अगर तुम्हारा मन है तो यू कैन अप्लाई, बट उनको थोड़ा सा लिस्ट में अलग रखो, क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स थोड़ा सा हायर कॉलेजेस के प्रेफर करते हैं। लाइक जो यूबीसी का कोई प्रोफेसर होगा तो वो उसके पास अगर 5 एप्लीकेशन आई हैं फॉर एग्जांपल, जिसमें से 4 अच्छे कॉलेज की है, एक तुम्हारे आईआईटी की है, तो वो तुम्हारा कॉलेज क्योंकि जानता नहीं है, उन्हें आईआईटीज पता है क्या होते हैं, सारे प्रोफेसर, जो मेरा प्रोफेसर भी है उनको एक्चुअली पता है कि आईआईटीज अच्छे कॉलेज होते हैं, हर कोई जानता है कि आईआईटी क्या है, तो दे विल प्रेफर आईआईटीज, ठीक है ना? और कोशिश करो प्रोजेक्ट्स ऐसे देखो जो थोड़े से डिफरेंट लगे, मतलब जो अधिकतर लोग अप्लाई ना कर रहे हो उसमें भी तुम अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे रैंकिंग बना के चलो कि लाइक यू हैव टू पुट 7 प्रोजेक्ट्स, ओके? तो 7 प्रोजेक्ट्स में से कोई पर्टिकुलर 3 प्रोजेक्ट्स ले लो जिनकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग लाइक बहुत अच्छी नहीं है, लाइक इट्स एवरेज, ओके? यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, ऑल्दो यूनिवर्सिटीज तो यहाँ पे सारी अच्छी है कनाडा में, ओके? सबकी स्पेसिफिकेशन है, बस रैंकिंग के हिसाब से देखो कि एवरेज रैंकिंग उनकी, और प्रोजेक्ट्स अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से देखो, और थोड़ा सा स्किल्स मैच होनी चाहिए तुम्हारे पास जो स्किल्स हैं, ठीक है ना? उसमें अलग अलग डिस्क्रिप्शन आता है, लाइक प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन अलग होता है और स्किल्स का अलग होता है, और वो तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका भी एक शायद सेक्शन होता है, तो वो उसके हिसाब से बनाओ। 3 प्रोजेक्ट्स तो ऐसे चुनो, 2 प्रोजेक्ट्स कोई चुन लो लाइक जिसमें जो अच्छी रैंकिंग के हो, यूनिवर्सिटीज के हो, ठीक है ना? यूबीसी वगैरह जिनमें तुम्हारा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट भी हो। फील्ड ऑफ इंटरेस्ट सबसे तुम्हारा इंपॉर्टेंट चीज है, लाइक तुम्हारा जो प्रोजेक्ट का टाइटल है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो तुम्हारा इंटरेस्ट का होना चाहिए, लाइक सब अलग है बाद में, सबसे पहले इनको छाट लेना, ठीक है? तो उनमें टाइम लगेगा, मेन तुम्हारा उसी में लगेगा। लाइक तुम्हारे अगर मान लो 100 प्रोजेक्ट्स हैं फॉर एग्जांपल, तुम्हारे मेजर के, तुम्हारे कंप्यूटर साइंस के 100 या मैकेनिकल के 100 प्रोजेक्ट्स हैं, तो 100 में से तुम्हारी पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में जब तुम छाटोगे तो शायद 20 प्रोजेक्ट्स या 25 ही निकलेंगे। 25 में से फिर तुमको फिल्टर आउट करना है, तो उसमें तुम जैसे बताया, एक तो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो थोड़ी एवरेज यूनिवर्सिटी की रैंकिंग हो उनको थोड़ा ऊपर रखना, ठीक है ना? और देख लेना, थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स तुमको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के देखो कि कुछ। और हाँ, एक और चीज, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लेना, शायद माइटेक्स का टेलीग्राम ग्रुप भी है, मैंने भी ज्वाइन करा था टेलीग्राम, जिस पे नहीं है इंस्टॉल कर लो। और टेलीग्राम ग्रुप पे भी थोड़ा बहुत देखते रहना कि और स्टूडेंट्स भी क्या अप्लाई कर रहे हैं, थोड़ा सा एक आइडिया मिलता जाता है कि अधिकतर स्टूडेंट्स किसके पीछे हैं। लाइक जैसे कोई बहुत पॉपुलर चीज है, मशीन लर्निंग या एआई का है, तो उसके पीछे काफी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, ऐसा होता है। कुछ प्रोजेक्ट्स तो लाइक होते हैं, और क्योंकि उन पे बहुत स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं करते, लाइक अधिकतर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अप्लाई टू सम स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स, उन पे ही अप्लाई करते हैं, लाइक उनको वो अच्छे लगते हैं या फिर उन्हें उनकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के होते हैं। तो कुछ प्रोजेक्ट्स तो एक्चुअली खाली रह जाते हैं, उनको कोई एप्लीकेशंस आते ही नहीं है, तो वो लाइक वो डिनाई हो जाते हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को भी ढूंढ सकते हो जिनमें एप्लीकेशंस नहीं जाते हैं। थोड़ा सा तुमको पढ़ना पड़ेगा और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, और उनको देखो। ऑल्दो मेरे केस में तो मैंने ऐसा, मेरे को मतलब जो मैंने करा था उसमें तो मुझे मिला नहीं, मेरे को तो वही मिला जो मेरे को चाहिए था, तो मेरा तो खैर मेरा लक अच्छा था। और हाँ, जो एक और प्रो टिप ये है कि तुम्हारे पास अगर कोई एक्सपीरियंस है, लाइक इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस या रिसर्च एक्सपीरियंस, कोई भी एक्सपीरियंस है पास्ट का, कहीं तुमने काम किया है,
उस एक्सपीरियंस में जो तुम्हारी स्किल्स रही हैं या तुमने जो एप्लीकेशन करा है उसके रिलेटेड अगर कोई प्रोजेक्ट मिले तो उसको अप्लाई करो ही करो। क्योंकि मेरा लाइक तुम्हें मैं अपना केस बताऊं तो मेरा जो था मेरे को प्लाईवुड फैक्ट्री में मेरी इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप है, तो वुड फैक्ट्री का एक मेरे पास एक्सपीरियंस था कि मैंने वुड प्रोडक्ट्स के साथ थोड़ा डील करा है। दूसरा चीज मैंने वाइब्रेशंस में मेरी वो है स्पेशलाइजेशन है, तो मैंने उसमें काम किया। तो वही मेरे प्रोफेसर ने देखा कि मेरा वुड में भी थोड़ा वो है और मेरा वाइब्रेशंस में मेरी स्पेशलाइजेशन है, तो इन दोनों को कंबाइन करके उसको मतलब ये प्रोफाइल अच्छा लगा कि हाँ, उसको पहली बार में ही दिख गया कि हाँ वुड का भी और वाइब्रेशंस का भी, तो उसको उसका एक प्रोजेक्ट वैसा था ही वाइब्रेशन टेस्टिंग का, तो उसने उसमें मेरे को सेलेक्ट कर लिया डायरेक्टली। और भी अगर तुम्हारा हो तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे डालना, जो तुम्हें आता है मतलब कि तुम्हारा ये है उसके बेस पे प्रोजेक्ट सुनना, तो तुम्हारा चांसेस हो जाएगा। मतलब ऐसे अलग अलग डिवाइड रखना कि हाँ 3 प्रोजेक्ट इतने हो गए, 2 प्रोजेक्ट ऐसे टाइप के और लास्ट के 2 प्रोजेक्ट इस टाइप के। तो जब 3-2-2 ऐसे करके रखोगे ना तो तुम्हारे चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आई गेस तुम्हारा कम से कम इसमें हो जाना चाहिए। मतलब अगर तुम ऐसे करोगे तो चांसेस तुम्हारे काफी इंक्रीज हो जाएंगे। अगर पहले रैंडमली करने वाले तो अगर ऐसे करोगे तो योर चांसेस विल बी इंक्रीज टू लाइक गेट द सिलेक्शन इनटू दिस। या आई थिंक या इतना ही है। Okay, so it is clearly mentioned that we have to have 80% if we are from AICTE. So the CGPA criteria is that strict for applying into the internship? Can you repeat the question? Sorry, can you repeat the question? As it is clearly mentioned on the website, we have to have a 80% if we are from AICTE, right? So the CGPA criteria is that strict? Yeah, it is actually. Agar if you don't have the eligibility, like if you have a lesser CGPA, like तुम्हारा CGPA for example is 8.4, तो it makes 84% as per UPTU जो guidelines है उसमें like तुम्हारा CGPA into 10 is like your percentage. So 80% से कम होने पे you can apply, but I don't know. I never heard of the cases like some students apply below 80% and they get selected. So I think they reject it directly if they have lower criteria. I think so. So make sure you have a 80% or above than 80%. You make sure about that. Yeah. Okay. So how you are managing your academic, or you are just on leave from the college? This is the main problem. This is the main problem, which I don't know, you guys will face it as well. I'm actually on leave, but actually I got a statement from the institute. मेरे को एक statement मिला है from the institute, like I can like do the internship and meanwhile classes तो चल रही हैं, but I can still be here, like I can take a leave. It's kind of a leave, but it won't impact on my like evaluation or my grades or something. So I have a statement for that, and you will be needing, if you get selected, then you will be needing the statement as well for that. So ये तो बात की बात है, इसमें तुमको प्रॉब्लम आ सकता है if your exams like collide with the internship period. I was pretty lucky कि मेरा एग्जाम्स लाइक हो गया 28 जून तक, आई थिंक जून तक हो गया था, एंड इंटर्नशिप पीरियड आई स्टार्टेड विद द जुलाई. सो माइटेक्स की अच्छी बात है कि दे गिव यू अ टाइम पीरियड, लाइक तुमको दे गिव यू लाइक यू कैन स्टार्ट योर इंटर्नशिप फ्रॉम मे टू आई गेस जुलाई, yeah 31 July, 1st May, I think 1st May to 31 July. In this meantime you can start your internship and it will be ended after 3 months only. So if your exams are going till the end of the June, then you can start in July. बाकी केसेस में नहीं होता, लाइक बाकी अगर तुम और इंस्टीट्यूट्स में या किसी और जगह पता करो IITs वगैरह में, देन दे हैव द पर्टिकुलर टाइमलाइन कि इतने मंथ की होगी. लाइक IIT रुड़की या IIT कानपुर में भी देखा था, लाइक दे हैव द इंटर्नशिप पीरियड फ्रॉम जून टू जुलाई, आई गेस ऐसे ही होता है, बट दे गिव यू अ पर्टिकुलर लाइक अ वेरी फ्लेक्सिबल टाइमिंग. बट इस केस में भी इफ लाइक अगर तुम्हारे एग्जाम्स और पोस्टपोन हो सकते हैं तो इट कैन लाइक कॉज यू डैमेज, तब तुम्हारा इंटर्नशिप का थोड़ा सा मतलब मामला फंस सकता है. अगर एग्जाम्स तुम्हारे लाइक यू कैन मिस द लेक्चर्स है ना, तुम लोग वैसे भी बंक तो कोई ना कोई करते ही होगे, तो लेक्चर्स तो तुम लोग मिस कर सकते हो, लाइक यू कैन गेट अ स्टेटमेंट फॉर दैट, बट एग्जाम्स नहीं मिस कर सकते. एग्जाम मिस कर दोगे तो इट्स लाइक अ बैक थिंग, और उसमें तुम लाइक सोचना भी नहीं कि अगर तुम लोग को कुछ हेल्प वैसे मिलेगी, क्योंकि एग्जाम्स तुम्हारा यूपीटीयू कंडक्ट कराता है, ठीक है ना, तो इसमें इंस्टीट्यूट भी कुछ नहीं कर सकता. और यूपीटीयू से कोई बात करना मतलब वो बेकार की बात है. यूपीटीयू में तुम मतलब तुम कुछ मेल वेल कर लो, बहुत इशू होगा. तो कोशिश करना एग्जाम्स मत छोड़ना, लाइक एग्जाम्स इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद फिर इंटर्नशिप वगैरह है.
तो yeah, I'm on a leave kind of, but I got a statement. तो if you get selected, then you can get a statement as well. उसमें मैं तुम्हारी हेल्प भी कर दूंगा, like उसमें जो भी सपोर्ट चाहिए होगा, if you like तुम में से अगर कोई सेलेक्ट होता है या जितने भी अगर ज्यादा स्टूडेंट्स हो तो बहुत अच्छी बात है, 3-4 स्टूडेंट्स हो तो बहुत अच्छी बात है, तो उस केस में आई विल हेल्प यू, लाइक कैसे क्या करना है स्टेटमेंट और वो सब आई कैन हेल्प यू, तो उसमें टेंशन मत लो. या दैट्स इट. Okay. Who is handling your expenses there? As I heard from many researchees that you have to do the tickets of your own. Yeah, actually the thing is, in this internship, like you get a funding, particular funding. So इस बार क्या हुआ कि 2022 में जो अब इंटर्नशिप पीरियड चालू हुआ है, 2020 में था एक पीरियड, लाइक तब तो कोविड था, और उसके बाद 21 में जब माइटेक्स की इंटर्नशिप हुई थी तब ये ऑनलाइन हो गई थी. तो ऑनलाइन में स्टाइपेंड और फंडिंग वंडिंग सब चेंज हो गया था, लाइक स्टाइपेंड कम होके बहुत कम हो गया था, लाइक क्योंकि यू आर डूइंग योर इंटर्नशिप ऑनलाइन फ्रॉम होम. तो स्टाइपेंड आई गेस कुछ 12,000 पर मंथ था रुपीज में, इतना था आई गेस. तो स्टाइपेंड बहुत कम हो गया था. तो उसके बाद अब ये दोबारा जब 22 में स्टार्ट हुआ तो इट्स लाइक, अब हुआ क्या, कोविड व्हेन वी वर अप्लाइंग, हम लोग अप्लाई कर रहे थे, हमारे रिजल्ट्स भी आ रहे थे, तब भी केस ये था कि कोविड के केसेस थे, कोविड वाज स्टिल ऑन अ लाइक अ पीक इन सम कंट्रीज. तो व्हाट हैपेंड इज लाइक सम प्रोजेक्ट्स में फंडिंग किसी प्रोजेक्ट की फंडिंग लाइक फॉर द इंटर्न्स दे मेक इट ऑनलाइन. तो कुछ की इंटर्नशिप ऑनलाइन में कन्वर्टेड हो गई थी मिडिल फेज में, लाइक दे गेट सेलेक्टेड but the professor converted the internship into online, like you don't need to come to Canada and you can just do the internship from home. तो उनकी obviously stipend और वो सब कट गया, तो इस केस में तो कोई फंडिंग बनती नहीं है. इन सम स्पेसिफिक केसेस मैंने ये भी सुना है, एक्सेप्शनल केस ये भी हैं कि इफ यू डोंट गेट द लाइक अ पर्टिकुलर, लाइक तुम्हारी अगर एक्सेप्टेंस हो गया है और प्रोफेसर लाइक्स यू, then you can ask the professor, like if the MITEX is not providing the funding, then you can ask the professor that he can work like self financially, like तुम फंडिंग दे सकते हो, like खुद एक तो खुद से फंडिंग करो, बट ये जो खुद से फाइनेंस करने वाला चीज है ये लाइक इट इज लाइक बहुत ही कम स्टूडेंट्स शायद कर पाते हैं. तो क्योंकि तुम लोग इतने, मेरे ख्याल से शायद ही कोई वेल ऑफ होगा इतना कि जो सब एक्सपेंसेस मैनेज कर सकता है. ठीक है, तो एक तो सेल्फ फंडिंग का केस हो नहीं सकता. और एक और केस में लाइक तुम प्रोफेसर से पूछ सकते हो इफ हैज सम पर्टिकुलर फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट, तो वो तुमको अप्लाई कर सकता है. उस केस में प्रोफेसर और तुम्हारे रिलेशन होने चाहिए. तो लाइक मेरे केस में मेरी प्रोफेसर और मेरे रिलेशन अच्छे थे, तो ही कैन एक्चुअली गिव यू सम फंडिंग फॉर दैट. तो लाइक या, और हाँ, फंडिंग के केस में भी तुम लोग को अगर फंडिंग लाइक माइटेक्स भी देता है, अगर इफ माइटेक्स इज प्रोवाइडिंग यू द फंडिंग, तो उसमें वो तुमको इनिशियली फंडिंग नहीं दे देगा कि तुम अभी आए भी नहीं हो कनाडा ही एंड तुम लोग को फंडिंग इतना दे दिया. You have to buy the tickets, do all tickets, like तुमको ticket सब buy करना. After you getting the offer, you have got the award letter, तुमको tickets सब एयर फेयर और रजिस्ट्रेशन फीस अगर कोई भरनी है इनिशियली, या कुछ भी करना है रजिस्ट्रेशन, लाइक अगर तुमको यहाँ पे इवन तुमको यहाँ पे अगर रहने का भी करना है अकोमोडेशन बुक, तो तुमको वहाँ प्री पेमेंट करना पड़ेगा फ्रॉम इंडिया ओनली. तो वो इनिशियली तुमको खुद पे करना होगा, जो कि अराउंड, अगर टिकट्स का बोलूँ तो आई गेस 2 लाख रुपए तक का हो सकता है, इंक्लूडिंग टिकट्स एंड एवरीथिंग. ठीक है, टिकट्स और एकोमोडेशन वगैरह सब, अगर रजिस्ट्रेशन वगैरह इनिशियली सबको तुमको अगर करना है तो 2 लाख रुपीज तुमको अपनी पॉकेट से लगाने पड़ेंगे. वो तुम कैसे भी लगाओ, लाइक लोन लेके या जो भी करना है, तुमको इनिशियली लगाने पड़ेंगे अपनी तरफ से. उसके बाद व्हेन यू रीच कनाडा, देन यू कैन ओपन अ बैंक अकाउंट, फिर यू कैन अपलोड ऑल द बैंक अकाउंट डिटेल्स इनटू दैट पर्टिकुलर लॉगिन पोर्टल, देन दे कैन ट्रांसफर यू फंड्स. उसमें भी तुरंत नहीं, लाइक 2 वीक बाद या एक पर्टिकुलर टाइमलाइन होती है. दे विल आफ्टर दिस, लाइक जब ऑफर तुम सबको आ जाता है तो एक पीडीएफ भेजते हैं बैंकिंग का, जिसमें तुम अगर इंटर्नशिप के इस टाइम पे आ रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल यू ज्वाइनिंग द इंटर्नशिप फ्रॉम 25 जून टू 1 जुलाई, इसके बीच में अगर आ रहे हो तो तुम्हारी फंडिंग का जो पहला इंस्टॉलमेंट होगा वो इस डेट को आएगा, और सेकंड इंस्टॉलमेंट इस डेट को आएगा. अगर तुम 5 जुलाई से 10 जुलाई के बीच आ रहे हो तो तुम्हारा इंस्टॉलमेंट इस डेट को आएगा. तो ऐसा रहता है, एक पर्टिकुलर टाइमलाइंस रहती है इनकी. तो इनिशियली यू हैव टू फंड योरसेल्फ, then when you reach to Canada, then you open a bank account, तब तुम अपने account details डाल के then they will provide you the funding, they will send you the installments, like 3 installment में आती है per month, like एक month की installment आती है. तब तुम्हारा cover up हो जाता है, like तुम्हें वो air fare और वो सब दे देते हैं, like air fare and तुम्हारा stipend तुमको मिलता है, and stipend, air fare और क्या चीज होती है, हाँ इंश्योरेंस वगैरह तो होता है, मेडिकल इंश्योरेंस वो तुमको पहले दे देते हैं. हमारे केस में कोविड एक्सपेंसेस का भी कुछ था सीन, तो कोविड एक्सपेंसेस, अब शायद कोविड एक्सपेंसेस ना हो कुछ,
एंड या एयर फेयर स्टाइपेंड इज द स्टाइपेंड में तुम्हारा कवर हो जाएगा, लाइक फूडिंग का और जो भी लॉजिंग वॉजिंग रहने का है वो सब उसमें कवर अप हो जाएगा. बट हाँ, इनिशियली यू नीड टू पे. तुमको एटलीस्ट 2 लाख रुपए तो तुम्हारे पास होना चाहिए. लाइक तुमको कुछ तो टिकट में लगेगा और कुछ तुम्हारा जाने में लगेगा कि तुम जब जाओगे तो रजिस्ट्रेशन वगैरह करोगे या पहले से भी पेमेंट करोगे फ्रॉम इंडिया, तो वो तुमको फ्रॉम योर यू हैव टू मेक इट फ्रॉम योर पॉकेट. एंड हाँ, तो यही है, आके मतलब यहाँ पे तुमको फंडिंग मिल जाएगा वंस यू रीच हियर. बट इनिशियली यू हैव टू, बट तुम्हारा एक बार ऑफर लेटर आ गया, लाइक यू आर सिलेक्टेड अंडर वन प्रोफेसर, तो एटलीस्ट यू गॉट द ऑफर. उसके बाद फिर तुम लोग को बाकी फंडिंग वंडिंग का देखना है, ठीक है ना. तो बाकी यही सीन है. What after the application process? Sorry, What is what? the what is the next stage of the application process after filling the form? Oh, ओके. सो आफ्टर फिलिंग द फॉर्म, ओके, तो ये 3 स्टेजेस में होता है गैस. तो फर्स्ट स्टेज होगी तुम्हारी एप्लीकेशन, लाइक तुम अप्लाई कर रहे हो. तो फर्स्ट स्टेज में यू अप्लाई, यू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग, और तुम्हारी डेडलाइन खत्म हो जाएगी 22 सितंबर के बाद. उसके बाद आई गेस इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू विल गेट अ नोटिफिकेशन अराउंड इन नवंबर एंड और मे बी दिसंबर. मेरे को शायद दिसंबर में आया था. सब स्टूडेंट्स को अलग अलग कुछ को आता है, लाइक कुछ को नवंबर में भी आ गया था शायद, नवंबर एंड में. बट हाँ, इट विल टेक सम टाइम, लाइक 1.5-2 महीना लगता है. तो आफ्टर, और इस बार तो ज्यादा एप्लीकेंट्स होंगे क्योंकि इस बार लाइक बहुत एप्लीकेंट्स है इंडिया से भी. इस बार भी, इवन दिस ईयर ऑल्सो फ्रॉम इंडिया, आई थिंक 250 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड फॉर लाइक इन डिफरेंट प्रोविंसेस ऑफ कैनेडा. तो दिस ईयर लाइक एप्लीकेंट्स नंबर हैज बीन इंक्रीज्ड अ लॉट. तो इट विल टेक लाइक 2 months, and 2 months after you will get a notification कि you have cleared, like your documents have been evaluated and तुम eligible हो and you are moved to next phase. and तुम्हारा next phase होगा तुम्हारे applications को तुम्हारे particular projects के professors जो होंगे उनको भेजना. तो this is the next phase. पहले phase में काफी students like, एक तो हाँ, पहले phase के result जो आते हैं उसमें एक होता है candidate under consideration like CUC, and the second thing is wait listing, and third thing is rejected. So if you are CUC, like candidate under consideration, so this is the best thing. Like you got cleared with the first stage, and your profiles have been sent to the professor. So if you are CUC, then it's a good thing. Like मेरा पहले time में CUC आ गया था, so it was a good thing. The second stage, second stage कह रहा हूँ, like the second thing is waitlisted. तो second thing waitlisted is your profile is waitlisted, but yeah, it can be accepted into a later stage. So तुम्हारा waitlisted है, but it can be accepted, okay, after a later, but it is not accepted right now, it's waitlisted, okay. Third thing is rejected. If you're rejected, then you are rejected, like either तुम्हारा eligibility criteria नहीं मैच करा या फिर तुम्हारा प्रोफाइल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था बाकी स्टूडेंट कंपैरिजन में. तो इफ यू रिजेक्टेड तो वो तो तुम्हारा वहीं से कहानी खत्म. CUC जो होता है तुम्हारा कैंडिडेट अंडर कंसिडरेशन, उस पहले फेज के बाद तुम्हारा आता है सेकेंड फेज, जिसमें तुम्हारा प्रोफाइल माइटेक्स प्रोफेसर्स को सेंड कर देता है, सारे प्रोफेसर को जिनमें तुमने अप्लाई किया है. नाउ द सेकेंड स्टेज इज, ये भी थोड़ा लंबा स्टेज होता है अराउंड 1 month का, जिसमें प्रोफेसर्स टेक अ टाइम एंड रीड द एप्लीकेशंस की क्या क्या जिनके पास जो एप्लीकेशंस आई हैं. एंड वो रीड करने के बाद दे लाइक एक प्रोफेसर के पास फॉर एग्जांपल 30 एप्लीकेशंस आई हैं, तो 30 एप्लीकेशंस के प्रोफाइल रीड करता है खुद से एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए जैसे, और वो इवेल्यूएट करेगा कि कौन सा उसको प्रोफाइल अच्छा लग रहा है. लाइक उसका रिज्यूमे देखेगा, मेनली रिज्यूमे ही देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि रिज्यूमे में सारा एक समराइज्ड होता है. और हाँ, कोई बाकी रिज्यूमे तो मेन है, बाकी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह भी देखते हैं एक्चुअली में, क्योंकि मेरे को एक प्रोफेसर ने बताया था. तो प्रोफाइल ये सब देखने के बाद लाइक तुम्हारे प्रोफाइल्स देखे उन्होंने, एप्लीकेशन, लाइक तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं एक्चुअली. LOR प्रोफेसर ये देखता है जो जिसको तुमने अप्लाई किया, LOR एंड ट्रांसक्रिप्ट, रेज्यूमे और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो तुम्हारा है, जो तुमने लिखा था, वही स्किल्स एंड नोटेबल अचीवमेंट्स एंड रिसर्च एक्सपीरियंस. ये पढ़ने के बाद वो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स जो उन्हें अच्छे लगे या जो उन्हें लगता है कि हाँ ये काम कर सकते हैं, वो उसको या तो डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेंगे. अगर किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का प्रोफाइल बहुत अच्छा है तो उसको डायरेक्टली एक्सेप्ट भी कर लेते हैं. मैंने काफ़ी केसेस सुने जिसमें काफ़ी डायरेक्ट एक्सेप्टेंस हो गया है. और वरना दे विल गिव यू इंटरव्यू कॉल, ठीक है, लाइक दे विल मेल यू, दे विल पुट अ मेल टू यू लाइक कि थ्रू माइटेक्स we got your profile and they need to talk with you for some 40 minutes or 50 minutes. They want to do an interview call. वो तुम्हारा ऑनलाइन जूम पे या गूगल मीट पे दे विल डिसाइड. तो वो तुम्हारा एक तो है. अगर इफ यू गेट अ मेल, देन तुम्हारे पास चांसेस और बढ़ जाते हैं कि हाँ आई गॉट अ मेल.
कि मेरे को मेल आया प्रोफेसर से कि इंटरव्यू के लिए, तो नाउ इट्स अप टू यू कि तुमको बस इंटरव्यू देना है, एंड दैट्स इट। तो ये तो तुम्हारी सेकंड फेज हो गई इंटरव्यू आने की। तो एक बार सेकंड फेज आ गई, तो सेकंड फेज में काफी स्टूडेंट्स को जो सीयूसी भी हैं, इवन कैंडिडेट अंडर कंसिडरेशन जो एक्सेप्टेड है, उनको मेल नहीं आती है लाइक इंटरव्यूज के लिए। लाइक ये जितना मैंने, अगर तुमको स्टैटिस्टिकल एवरेज डेटा बताऊं तो मैंने सुना है कि स्टूडेंट्स को मैक्सिमम जितने 7 प्रोजेक्ट अप्लाई करते हैं, तो 7 में से स्टूडेंट को अभी तक मैक्सिमम शायद 3 ईमेल्स आई हैं, 3 प्रोफेसर से इंटरव्यू की ईमेल आई हैं। मेरे को 2 आई थी, बाकी मैंने एक स्टूडेंट का सुना है किसी को 3 भी आई थी। तो 3 से ज़्यादा कभी नहीं आई किसी को कि 7 प्रोजेक्ट से प्रोफेसर से मेल कर दिया इंटरव्यू के लिए, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो सेकेंड फेज तुम्हारा ये हो गया जिसमें तुम्हारे मेल्स आते हैं। थर्ड फेज हो गया तुम्हारा लाइक तुम्हारे एक सेकेंड फेज में तुम्हें मेल्स आ गए, और थर्ड फेज में, और हाँ मेल्स केवल उन्हीं को आते हैं जो जो कैंडिडेट अंडर कंसिडरेशन है। वेट लिस्टेड वालों को मेल नहीं है, क्योंकि वेट लिस्टेड के प्रोफाइल्स अभी प्रोफेसर्स को भेजे नहीं गए हैं। वेट लिस्टेड ही हैं। तो सेकेंड फेज में तुम लोग के पास मेल्स आ गए इंटरव्यू के लिए वगैरह वगैरह, या तुम लोग डायरेक्ट एक्सेप्टेंस भी पा सकते हो सकता हो। और हाँ, सिर्फ इंटरव्यू नहीं होगा, प्रोफेसर्स की रिक्वायरमेंट भी डिपेंड करता है। कोई कोई प्रोफेसर हो सकता हो तुमको कुछ काम दे दे, तुमको एक क्वेश्चनर दे दे कि इसको फिलअप करके लाओ, या कोई पर्टिकुलर टॉपिक दे दे और बोले कि इस पर प्रेजेंटेशन बना के लाओ और मेरे को प्रेजेंट करना। तो वो इंटरव्यू नहीं, जरूरी नहीं इंटरव्यू ही हो, या इंटरव्यू के साथ भी ये काम हो सकता है कि दे विल प्रोवाइड यू क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इन्हें सॉल्व करके, और दे विल कंडक्ट ये इंटरव्यू, और इंटरव्यू में वो क्वेश्चंस तुम्हारे एनालाइज करेंगे। तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वगैरह वो सब वो जज कर लेंगे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटरव्यू ही होगा, बट हाँ मेजरली इट्स लाइक इंटरव्यू, बट कुछ भी हो सकता है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, लाइक तुमने जो अपनी प्रोफाइल में लिखा है रिज्यूमे में, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि तुमने ये लिखा है, लाइक पाइथन लिखा है या जावा लिखा है, या भी जो भी स्किल्स हैं, तो यू आर गुड इन दैट, क्योंकि दे कैन प्रोवाइड यू क्वेश्चंस एंड यू नीड टू सॉल्व देम। अगर तुम इफ यू फेल इन सॉल्विंग देन इट्स लाइक यू डोंट गेट द डील। तो सेकेंड फेज में इंटरव्यूज आते हैं, थर्ड फेज में यू गिव द इंटरव्यू। तो थर्ड फेज में यू आर गिविंग द इंटरव्यू एंड एवरीथिंग, और थर्ड फेज के बाद लाइक इफ यू गेट सेलेक्टेड, हाँ, और थर्ड फेज में इंटरव्यू देने के बाद लाइक व्हेन यू एंटर इनटू थर्ड फेज कि तुम्हारा इंटरव्यू हो चुका है, देन यू गेट अ चांस टू री रैंक योर प्रोजेक्ट्स। लाइक आफ्टर तुमने इंटरव्यू वगैरह दे दिया, तो यू कैन री रैंक योर प्रोजेक्ट्स। तुम्हारे जैसे रैंकिंग होगी ना, फर्स्ट रैंक पे ये प्रोजेक्ट है, सेकंड पे ये, और 7 रैंक्स तक है। तो यू कैन री रैंक योर प्रोजेक्ट्स। लाइक तुम्हारा 7th वाला अगर तुम्हें अच्छा लगे, इंटरव्यू तुम्हारा 7th वाले से आया, तो यू कैन पुट योर 7th प्रोजेक्ट ऑन द फर्स्ट वन। जैसे मेरे केस में भी मेरा पहला प्रोजेक्ट तो फर्स्ट रैंक का पहले कुछ और था, बाद में मेरा जो थर्ड रैंक का प्रोजेक्ट था उसको मेरे को इंटरव्यू कॉल आया, जो जहां मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो मैंने उसको फर्स्ट में डाल दिया, क्योंकि आई गेट मोर चांसेस बिकॉज आई गिव द इंटरव्यू एंड आई नो दैट कि इंटरव्यू मेरा अच्छा हुआ है। तो उस केस में आई पुट ऑन द फर्स्ट रैंक। तो तुम यू कैन री रैंक योर प्रोजेक्ट्स आफ्टर दैट। एंड थर्ड फेज के बाद व्हेन यू हैव कंप्लीटेड विद द इंटरव्यूज, यू हैव री रैंक्ड योर प्रोजेक्ट्स, यू हैव कंप्लीटेड द लाइक आफ्टर कुछ टाइम वो लॉक हो जाएगा, लॉग इन पोर्टल, तो यू हैव लॉक द पोर्टल, लाइक यू हैव टू री रैंक द प्रोजेक्ट, और इंटरव्यूज हो चुके हैं। देन एंड गेट्स द फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में यू गेट द ऑफर लेटर्स, लाइक you get the selection mails कि you have been selected for this particular project. When you get selected for particular project, तो बाकी सारे projects वो nullified हो जाते हैं। तो this is the 4 stages which I think I've cleared it well. अगर इसमें कोई doubt हो तो you can ask me, like मैंने काफी clarify कर दिया है guys. Yes, sir, you cleared all the doubts. One last question I would like to ask. You just have 10 to 15 days left and you would be heading back to India very soon. So how are you feeling, and what did you learn from this internship? What was your experience? This is a very क्या बोलूं, like it's a wide question. Like मेरे को अगर experiences share करने होंगे तो there is a lot of things. Like तुम लोग के भी दिमाग में, like I'm also from like a very मिडिल क्लास फैमिली, और मैंने भी इतना कोई कंट्रीज वगैरह नहीं घूमी है, लाइक तो एक एक्सपेक्टेशंस रहती है पर्टिकुलर कंट्री को लेके कि वहां जाएंगे तो ऐसा होगा या ऐसा होगा। तो सम थिंग्स आर नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो लाइक व्हेन यू एक्सपेक्ट पर्टिकुलर थिंग्स तो ऐसी नहीं होती। बाकी व्हाट आई वुड से, मेरे को तो एक्साइटमेंट है इंडिया वापस आने की, क्योंकि इसका भी ना जो जर्नी है मेरा 3 months का, आई कैन एक्सप्लेन यू लाइक 3 stages। लाइक मेरी भी 3 phases है इसकी। Like my first phase was like a kind of honeymoon phase. जब मेरे को actually मैं enjoy करा, मैंने मजा आया, like when I just get into Canada and सारी like culture, people, the buildings, the infrastructure, everything, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा देख के, मजा आया।
बट सून आफ्टर यू विल सी लाइक कॉज इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और स्पेसिफिकली यूपी की बात करें तो इट्स लाइक हाईएस्ट. तो वी एज इंडियंस लाइक ऐसे लाइक मैं तो यूपी का हूँ, तो एज अ पर्सन फ्रॉम यूपी आई एम यूज टू अबाउट टू पीपल लाइक मेरे को आसपास लोग हों तो लगता है कि हाँ लाइक इट्स नॉर्मल थिंग. बट क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है, इवन लाइक जिस सिटी में मैं हूँ प्रिंस जॉर्ज में, आई गेस यहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा नहीं होगी, 1 लाख या 1,20,000 ऐसी कुछ होगी. और शहर एक्चुअली में बड़ा है, इनके पास लैंड बहुत है, लोग कम है. तो यू विल एट टाइम्स फील कि लाइक पीपल है ही नहीं, लोग है ही नहीं यहाँ पे. तो बड़ा खाली खाली सा लगता है, बहुत खाली. लाइक तुमको रात को निकलोगे इस टाइम भी, इवन यहाँ पे रात के 11:30 बज रहे हैं लगभग, तो तुमको कोई रोड पे मिलेगा नहीं. लाइक पॉपुलेशन इतनी लो है ना, तो ये तो एक थोड़ा सा कल्चरल शॉक सा लगता है कि पीपल नहीं है, तो वी फील काइंड ऑफ लोनली, जो कि आई ऑल्सो फेल्ट एज वेल. मेरे को थोड़ा सा लोनली लगा था लाइक सेकेंड मंथ. फर्स्ट मंथ में तो लाइक बहुत अच्छा लगा, स्टार्टिंग में. थोड़ा सा आते आते लाइक लोनली सा लगने लगा, क्योंकि कोई था ही नहीं ज्यादा. और ऑल्सो वन थिंग लाइक कॉज यू आर इंटर्न ओवर हेयर, तो व्हेन यू आर इंटर्न ओवर हेयर यू कांट रियली मेक फ्रेंड्स. So you will get good friends. तुम ऐसा नहीं कि तुम्हें इंटर्नशिप में गुड फ्रेंड्स मिलेंगे. वेयर यू वर्क इन द लेबोरेटरी आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स, बट स्टिल तुमको मतलब ऐसे फ्रेंड्स नहीं मिल पाएंगे फ्रॉम विद विच यू कैन हैंग आउट या लॉट, क्योंकि तुम स्टूडेंट नहीं हो. इफ यू वुड बी स्टूडेंट ओवर हियर देन तुम्हारे परमानेंट फ्रेंड्स बन सकते हैं, बट यू आर इंटर्न, यू विल लीव आफ्टर सम टाइम, तो इतनी परमानेंट फ्रेंडशिप रहेगी नहीं. बट स्टिल हाँ. और फूडिंग का भी तुम लोग, मतलब मैं तो यही बोलूंगा, फूडिंग का यहाँ पे लोग कनाडा में मोस्ट ऑफ द पीपल दे ईट नॉन वेज. तो खाना बनाना सीख लेना पहले ही, अगर यहाँ पे आ रहे हो तो यू नीड टू लर्न कुकिंग यार, क्योंकि अदरवाइज तुम्हारा चलेगा नहीं. यू कांट ईट लाइक, मैं तो नहीं खाता नॉन वेज, तो यहाँ पे सब चिकन मीट और लाइक दे ईट एवरीथिंग. तो और यही पॉपुलर है. लाइक वेजिटेरियन में अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ खाने के लिए फॉर एग्जाम्पल, और एक तो खाना बहुत महंगा है, सब चीज महंगी है, पहली बात तो कहूँगा, एवरीथिंग इज लाइक वेरी एक्सपेंसिव. इवन लाइक मैं जब आ रहा था फ्रॉम इंडिया टू कनाडा, तो मेरा जो एक लेओवर था वो पड़ा था म्यूनिक जर्मनी में. तो जर्मनी में मेरा लेओवर था, तो यू वॉन्ट बिलीव कि मैंने एक वाटर बॉटल खरीदी थी, क्योंकि आई डेंट हैव वाटर. तो लेओवर पे मैंने एयरपोर्ट पे वाटर बॉटल खरीदी थी 1 लीटर की. एंड यू वुड एक्सपेक्ट कि 1 लीटर की बॉटल कितनी की होती है, इंडिया में 20 रुपए की होती है, बिस्लेरी या किनले की जो भी है, और वहां पे वो 450 रुपए की थी एक बोतल. यू कैन जस्ट इमेजिन कि कितना एक्सपेंसिव है सब कुछ. जर्मनी की बात कर रहा हूँ मैं. इंडिया में, यहाँ कनाडा में भी आओगे तो यहाँ पे भी चीजें एक्सपेंसिव हैं, खाने की चीजें, और लाइक एवरीथिंग इज क्वाइट एक्सपेंसिव. सो फूड वूड भी तुम्हारा एक टाइम का, अगर खाना मैं यहाँ खाने जाऊँ बाहर, तो मेरे को मिनिमम 700 रुपए से कम का नहीं पड़ता है. 700 रुपए मिनिमम है मेरा, 700 पर एक टाइम का फूडिंग का. तो बट हाँ, कॉज आई हैव द फंडिंग, आई गेट द फंडिंग, तो मेरे पास पैसा रहता है कि आई कैन एक्सपेंड. ऐसा नहीं कि मतलब भूखे ही मर जाएंगे, बिकॉज आई हैव द फंडिंग, सो आई कैन लाइक एक्सपेंड एंड मैं खर्च कर सकता हूँ, आई कैन स्पेंड ऑन द मनी एंड आई कैन हैव फूड. बट हाँ, आई वुड रिकमेंड कि खाना वाना बनाना सीख लो, क्योंकि जहाँ पे भी तुम रहोगे तुमको किचन मिलेगा. यहाँ पे हर जगह किचन होते हैं, ऐसे इंडिया की तरह नहीं रहने के लिए कि आपको रूम मिल गया. जहाँ भी तुम रहोगे दे विल प्रोवाइड यू किचन, जहाँ पे भी रहो. यहाँ पे हर घर में किचन है, हर जगह जहाँ स्टूडेंट्स रहते हैं. तो इफ यू डोंट ईट नॉन वेज, यू डोंट ईट चिकन एंड वगैरह वगैरह, तो यू नीड टू गेट कुकिंग. ओके, तो मेरे को तो कुकिंग आती थी, फॉर्चुनेटली मेरे को कुकिंग थोड़ी बहुत आती है, और काफ़ी कुछ मैंने यहाँ सीख भी ली. दैट इज़ द आई थिंक द थर्ड थिंग मेरे को जो लगी कि कुकिंग फूडिंग का थोड़ा रहता है, क्योंकि यहाँ लोग नॉन वेज बहुत प्रेफर करते हैं. कोई भी रेस्टोरेंट में जाओगे तो लाइक नॉन वेज की तुम्हें लाइक 10 डिशें मिलेंगी, तो 1-2 वेजिटेरियन के लिए होंगी. और यहाँ पे लोग वेजिटेरियन के नाम पे लाइक दे डो जस्ट ईट वेजिटेबल्स लाइक बॉइल्ड, और लाइक जस्ट डायरेक्टली डाल देते हैं. दे डोंट, क्योंकि इनके फूड कल्चर में दे डोंट पुट लॉट ऑफ प्रोसेसिंग इनटू फूड, बहुत ज्यादा कुक नहीं करते हैं. तो इट्स काइंड ऑफ रॉ. हमारे लिए वो बड़ा ब्लैंड फूड होता है. वी बिकॉज हमारा इंडिया में लाइक वी हैव अ लॉट ऑफ स्पाइसेस एंड स्टफ, सो वी आर यूज्ड टू विद लाइक अ लॉट ऑफ फ्लेवर्स एंड स्पाइसेस. इनके में इतना नहीं होता. तो इफ यू गो टू अ पर्टिकुलर एथनिक कैनेडियन फूड, तो वो बड़ा रहता है, तो उनका ब्लेंड होता है. हमको थोड़ा स्पाइसी और थोड़ा फ्लेवरफुल चाहिए. बट हाँ, यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं, बट वो भी महंगे हैं. तुम अगर इंडियन कुछ खाने जाओगे तो तुम्हारा मतलब पैसा लग जाएगा. इफ यू नीड टू सेव मनी देन यू कैन जस्ट कुक एट होम. तुमको हाँ, कुकिंग के लिए तुम्हें सामान सब मिलेगा, एवरीथिंग. यू गो टू वॉलमार्ट और
मे बी सुपर स्टोर, यहाँ पे अलग अलग वो हैं, शॉप्स हैं। यहाँ पे ये नहीं होता कि दुकान वुकान नहीं होती है यहाँ पे, या फिर जो भी ठेले वेले नहीं लगते हैं, जैसे यूपी में लगते हैं या फिर अपने इंडिया में लगते हैं वेजिटेबल्स वगैरह। यू नीड टू गो टू वॉलमार्ट एंड डू द ग्रोसरीज एंड स्टफ, एंड यू कैन कम बैक एंड जस्ट कुक इट। सो हाँ, तुमको सामान सारा मिल जाएगा, स्पाइसेस एंड एवरीथिंग यू कैन गेट इट। तो वो अगर तुम आते हो तो इंडिया से लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ स्पाइसेस वगैरह सब हैं, और यू कैन कुक फूड। और बाकी आई थिंक मेरा अब आने का अगर टाइम बताऊं तो आई हैव लेफ्ट विथ लाइक 14 days। और थोड़ा सा मेरे को अब ना, क्योंकि नाउ आई एम एडजस्टेड ओवर हियर, तो मेरे को थोड़ा सा लाइफस्टाइल मेरी चेंज हो गई है। तो आई एम प्रीटी अपसेट ऑल्सो कि अब आके अब डायरेक्टली प्रयागराज में डायरेक्ट मैं लैंड करूंगा डायरेक्ट, क्योंकि मेरी एक फ्लाइट मुंबई तक है, फिर मुंबई से प्रयागराज की दूसरी फ्लाइट है। तो मेरा लाइफस्टाइल वगैरह काफ़ी चेंज हो गया है, आई हैव अडेप्टेड टू दिस लाइफस्टाइल। तो उसमें भी अब मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा है कि कैसे अडेप्ट कर पाऊंगा, बट देखो आना तो था ही। बट हाँ, इट्स प्रीटी एक्साइटिंग, मजा आएगा। तुम लोग को एक पर्टिकुलर एक अलग लाइफ टाइप की मिलेगी। गुड थिंग्स ऑल्सो देयर, बैड थिंग्स ऑल्सो देयर। तो बट हाँ, इंडिया के लिए एक्साइटेड हूँ, खासकर फूड के लिए। लाइक इंडियन फूड तो भाई वो तो इंडिया में ही मिलेगा, जो प्रॉपर स्ट्रीट फूड वगैरह होता है वो यहाँ पे मिल ही नहीं सकता। तो उसकी तो बात अलग है, तो वो तो इंडिया में ही मिलेगा। बाकी या आई एम एक्साइटेड एंड अपसेट, क्योंकि जा रहे हैं तो लाइफस्टाइल चेंज होगा, और क्योंकि काफ़ी लोगों को तुम जान जाते हो, लोगों के साथ कनेक्शंस बन जाते हैं। मेरी जो रिसर्च पार्टनर है, शी इज़ लाइक अ मास्टर स्टूडेंट, तो उसके साथ मेरा काफ़ी कनेक्शन बैठ गया है। लाइक वी वर्क टुगेदर, लाइक दोस्त से बन जाते हैं बहुत सारे। एंड तुम उन्हीं के साथ हैंग आउट भी करते हो, लैब जब जाते हैं तो उनके साथ वी हैव लंच टुगेदर, वी गो फॉर अ कॉफ़ी टुगेदर। तो वो भी थोड़ा लगता है कि अब जाने का टाइम है, तो वी नीड टू लीव देम। तो या उसका थोड़ा दुख भी है, बट हाँ एक्साइटमेंट भी है कि अब इंडिया जा रहे हैं वापस, लाइक अपने कॉलेज जाएंगे और वो अलग लाइफ है। बाकी या इट्स लाइक अ मिक्स्ड फीलिंग्स यार, लाइक अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है। तो या दैट्स इट। Okay, thank you so much, sir, for sharing your journey and helping us or guiding us. And anyone have any doubts? Yeah, if anyone has a like any specific query, you can ask me. I think we have taken enough queries. Okay, I think if no one has any queries, then maybe we can pack this up, or I think so, yeah. Okay, thank you, sir. Thank you so much. Okay, welcome, welcome. Thank you so much, sir. Yeah, you're welcome. I think I can leave now. Okay. Yes, sir. Okay, see you guys. Okay, I will meet you in Prayagraj. मैं आऊँगा तो I will meet everyone. Try to meet everyone. देखते हैं final year में I will come to college and yeah, meet you there. Okay.